नमस्ते, मेरा नाम तीतू योका है। मैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट बारिजो करके एक छोटा सा गांव है, उस गांव से होके आते हूँ। कैपिटल में मैं जब 5 इयर्स का था, मेरे गॉड फादर और मदर से ब्रॉट अप किया गया है। तो और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एक एंटरप्रेन्योर से कहें, उसके एज अ गॉड फादर उसके गाइडेंस में पले बड़ी हूँ। और मेरे गॉड सिस्टर एंड ब्रदर्स बहुत सारे हैं उनके अंदर, तो इसलिए मेरे जो ब्रॉट अप है, कल्टिवेशन है, वो बहुत ही क्या कहें मल्टी कल्चर और मल्टी वो है। तो ये थे मेरे बैकग्राउंड। उसके बाद रिगार्डिंग मेरे एजुकेशन के बोले तो मैंने शिलोंग से जस्ट क्लास 7 पास आउट करके 8 से मैं मिडिल स्कूल से शिलोंग कॉलेज तक गए थे। तो उसके बाद यहाँ फिर सेकेंड ईयर को फर्स्ट ईयर को यहाँ भी ज्वाइन किया, वहाँ भी ज्वाइन किया, पर मैं दोनों में नहीं, मैं ये ओपन स्कूल से ग्रेजुएट किया हूँ, ओपन से मतलब ऑनलाइन से। फिर उसके बाद मेरी रुचि ये थी कि मुझे भीड़ में नहीं चलना है, मतलब जैसा लोग करते हैं हमारे यहाँ में, तो आप लड़कियों को तो एक कम लिमिटेड ये दिया जाता है कि आपको टीचर बनना है या तो कुछ भी नौकरी टाइपिस्ट की। उस वक्त हमारे ज़माना में तो इतने प्रोफेशन थे नहीं, लोग सिर्फ हमारा ये जो है टीचर बनना है, टीचर मेन हुआ करता था, और या टाइपिस्ट बनना है या नहीं। तो ऐसे ही सपना दिखाते जैसे हमारे पेरेंट्स और हमारे किड एंड किन लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमें, पर हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था। तो मेरा सपना एक्चुअली क्या करना है वो तो पता नहीं, क्योंकि उस समय जो जिस प्रोफेशन में मैं अभी हूँ एज ए सोशल एक्टिविस्ट और एज ग्रास रूट एनजीओ वर्कर, तो उस वक्त ये कंसेप्ट नहीं था अरुणाचल में। एक दो गिना चुना ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपना कन्फाइन एरिया में करते हैं, लोग को पता नहीं होता है। तो हमें जब क्लास 12 पास हुआ तो कैरियर चुनने का जब नौबत आया, तो हमारे पेरेंट्स को तो सिर्फ पैसा देते थे एडमिशन के लिए, लेकिन वो कभी नहीं सोचा कि इनको क्या कैरियर चॉइस करना है। सिर्फ वही सपना देखते थे, नौकरी, छोटा सा नौकरी लग जाना है, फैमिली संभालना है, शादी करना है, यही था। तो हमने बहुत सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारे रुचि बड़ा होते गया, रुचि बढ़ते गए, तो हमको वो नहीं करना था जो लोग करते हैं। तो हमें लगा कि जब एनजीओ को थोड़ा थोड़ा जाना कि ये भी एक प्रोफेशन है। तो हमने जब ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अहमदाबाद गया, तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, आप से यहाँ से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं यंग जनरेशन लोग स्पेशली। जब हमें वहाँ जाना था तो उसमें टेस्ट दिया, हम लोग 3 लोग, इंडिया का पूरा स्टेट टेस्ट था। तो टेस्ट दिया, तो जब हम टेस्ट क्वालिफाइड हो गए गुवाहाटी में, तो हमको अहमदाबाद जाना था। तो वहाँ जाने के लिए कम से कम 20,000 का हमें पैसा चाहिए था बजट में। तो हमारे पेरेंट्स तो उस वक्त हाथ करा कर दिया कि आपको सिर्फ वो करना है, आपको जल्दी जल्दी नौकरी। मैंने 4 टाइम्स नौकरी दिया भी। मेरे पिताजी जब जिंदा थे, पिताजी जब गुजर गए हमारे सेकेंड ईयर में, तो हमारे मुसीबत का ऐसा आ पड़ा कि हम ज़िंदगी को संभाल नहीं सका। तो उस वक्त हमें नौकरी का दर सब लोग तलाश किया। मेरे बहन तो ऑब्ज़र्व हो गया, वो हमसे स्मार्ट है, ऑब्ज़र्व हो गया, लेकिन हमको 4 बार अपॉइंटमेंट मिला। भले किसी भी एस्पेक्ट से हो, मेरे पोटेंशियल था कि नहीं उसका नहीं, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल रुचि नहीं थी। तो इसलिए मैंने एनजीओ को चुना। तो पेरेंट्स को बता नहीं सकते, रिलेटिव को बता नहीं सकते कि एनजीओ भी एक प्रोफेशन होता है। तो मेरे एक गॉड ब्रदर है ताई तागक जी, तो उसकी तरफ से उसने रिकमेंड किया कि एक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये गुजरात का एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन था उस वक्त। उसका फ़ी 1 लाख रुपीज़ होता था। तो पेरेंट्स तो पॉकेट खर्चा के लिए भी, ऐसा बात नहीं कि हमारे पिताजी जब तक हम रानी जैसे ज़िंदगी जीते थे, अभी ऑल ऑफ सडन उसके चला जाने के बाद हमारे वो ऐश आराम ज़िंदगी चले गए। तो हमें पॉकेट खर्चा भी हम बहुत तकलीफ़ से हमें मैनेज करना पड़ता था। तो वहाँ 1 लाख फ़ीस दे के वहाँ कोर्स करना, तो ये तो बहुत ही क्वेश्चनेबल था उस वक्त। तो हमने टुक इट एज अ चैलेंज। तो हमने बहुत ही वो जुगाड़ लगाया क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे एक्स डिप्टी स्पीकर ये ताकर मारदे सार हैं, उनसे मैंने 8,000 रुपया उधार ली। मैं 10,000 मंगा था, उसने 8,000 दिया। उसके बाद बोला है आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं, आप उससे मैनेज कर लो, मेरा पास इतना है। तो वो 8,000 लिया। फिर अपना जितना गहना, पिताजी का समय में जो गोल्ड मेरा नेकलेस था और चेन था और ईयरिंग था, उसको बेच डाला। तो ऐसा करके हमने
जब हम अहमदाबाद गए तो उसमें बड़ा बड़ा लोग स्कॉर्पियो बोलेरो से अपना पेरेंट्स लेके अपना एडमिशन के लिए ले आया था। तो उसको 1 लाख का वहाँ में 2 ऑप्शन था, आपको या टेस्ट करना है, टेस्ट करने से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो लकीली कि वो टेस्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग, यूथ लोग इससे ज़रूर ध्यान दें ये लाइन को। तो उसमें ऐसा था कि मैंने जब देखा तो सब लोग पायल सायल सूट बूट में आए, तो मैं ऐसा गाँवलिया जैसा ड्रेस, आपको मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली होना क्या। जब अंदर में एंट्री सब ने पूछा है कि आप, तो मैंने पूछा सबको, अरे आप लोग का हाथ में क्योंकि लाइन क्यों में लाइन था कि इंटरव्यू जाना है। वो इंटरव्यू इसका था कि आपको स्टाइपेंड मिलने के लिए 1 लाख में से अगर आप क्वालिफाइड हो जाता है तो आपका कुछ स्टाइपेंड वहाँ से स्पॉन्सरशिप मिलेगा। तो मैंने देखा सब जो मेरा कॉलीग लोग है वो पूरा पाइल लेके एकदम, मैंने पूछा आप लोग पूरा हाथ में लाइन में हाथ में पाइल पकड़ा हुआ है क्या। तो उन्होंने बताया कि ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। सब ने उस एनजीओ से, उस ऑर्गेनाइजेशन से इतना 4 इयर्स 5 इयर्स एक्सपीरियंस काम किया। मेरा पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मेरा हाथ तो खाली था। फिर भी मैं करेज करके अंदर घुसा तो उसमें 21 पार्टिसिपेंट्स, कुछ इंटरव्यूअर लोग था। तो कोई बड़ा बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, देन सिडबीटे, देन ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बहुत बैंकर लोग थे और बड़ा बड़ा कंपनी का बॉस लोग थे। तो उन्हें हमें टेस्ट लिया। तो हमको पूछा कि आपका क्या तजुर्बा है, सर्टिफिकेट क्या है, क्योंकि सब ने तो सर्टिफिकेट लिया कि हम पलना ऑर्गेनाइजेशन में इतना साल काम किया। तो मेरा कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा कि मेरे तजुर्बा तो सर्टिफिकेट में क्या सर, आप हमसे पूछिए तो मेरा जवाब से आपको पता चल जाएगा कि हम कितना तजुर्बा है और मेरे में क्या कमी है। तो मैंने पूरा अपना तजुर्बा बताया। मैं ताने जागृति फाउंडेशन, जो मेरा अभी एडवाइज़र तो CM का ताई तागक जी, जो मेरा गुरु है और मेरे गॉड ब्रदर है, तो उनके में जो तजुर्बा था और कुछ सेंट्रल बेस ऑर्गेनाइजेशन जैसा आर्य समाज था, उनके कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया। तो उसके बाद जब गया तो मुझे मैं एकदम प्रेयर करके बेहतर कि मेरा स्टाइपेंड हो जाए, क्योंकि स्टाइपेंड स्पॉन्सरशिप नहीं मिला उस इंटरव्यू से, मतलब मेरा उसमें एडमिशन होना इम्पॉसिबल था। तो प्रे करके बेहतर है, क्योंकि 12 बजे तक कंप्लीट हो गया, लेकिन 3 बजे तक को रिजल्ट आना था। तो मेरा सब पेरेंट्स को ले गया था, लेकिन मैं अपना से छोटा क्लास 8 में पढ़ने वाला मेरा भाई इजुम योका को ले गया था। तो उसने बताया कि आप क्वालिफाइड और आप सबसे टॉप में आया। तो मुझे तो उसके बाद पे यकीन नहीं हुआ। तो मैं जाके देखा, वहाँ मैं बोर्ड में टंगाया हुआ था क्या हम सबसे हाई थे, यानी कि मेरा 1 लाख में से स्कॉलरशिप हमको 80 का स्पॉन्सर, यानी कि 20,000 सिर्फ हमको उसमें पढ़ने के लिए अरेंज करना पड़ेगा। तो उसमें फिर दिमाग ये रहे कि वो 20,000 को भी मैनेज कैसा करें। तो दिल्ली में थे, अहमदाबाद में था उस वक्त, जुगाड़ लगा के पैसा वहाँ तक तो आ गया। फिर मैंने एक दिमाग लगाया, वहाँ में एक मेरा जान पहचान राजा भैया करके, राखी भैया, वो रहते थे। तो उसको घर में हम दोनों रुका, मेरा भाई हम दोनों। तो उसको मैंने चिट्ठी लिख के भाई को भेज दिया। तो ऐसा करो, ये चिट्ठी को लेके तुम घर पे जाओ और मैं नहीं जा रहा। तो वो ट्रेन टिकट भी वो हमारे जारबंगा सर ने काट दिया था ट्रेन टिकट, हमारे वापस जाने के लिए भी पैसा नहीं थे। तो बाइक को बेच दिया और मेरा बाग था ट्रेन टिकट, उसको रिफंड करके उस पैसे से बाइक को खाना खाने के लिए दिया। मैं उसको वहाँ में रुक गया। और चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि पेरेंट्स को वार्निंग टाइप कि अगर आप लोग 20,000 बेच देते हैं, मेरे एडमिशन करवा देते हैं, 20,000 क्या, और अपार्ट फ्रॉम मेरे 1 ईयर का एक्सपेंडिचर हमको 5,000 बेच दो, हम 5,000 में साल भर चला लेंगे। जबकि हम बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंस, बहुत ही खर्चालू माना जाता था मेरे ग्रुप में। तो मैंने बोला कि 20,000 मेरा स्कूल फ़ी, कॉलेज फ़ी और 5,000 मेरा 1 ईयर का, अगर ये नहीं बेचता है तो समझो मैं कभी ज़िंदगी में रिटर्न नहीं आएगा। तो भाई वहाँ पहुँचे तो 1 महीने का बाद सब लोग आना, मेरा बड़ा भैया तापरियो का, वो दापरेजा में गांव में रहते हैं, और पिताजी तो नहीं, माँ लोग यहाँ चर्चा करने के बाद उन लोगों ने 30,000 मुझे भेजा। तो 20,000 का वहाँ एडमिशन करके 10,000 साल भर वहाँ में इतने लग्जरियस लोग लेते थे कि लोग एक दिन में 5,000 का खर्चा हो जाता। मैंने साल भर के लिए 10,000 ही खर्चा किया। तो ये थे वहाँ का। तो इससे कहने का आपको ये इंस्पिरेशन थ्रो कर सकते हैं कि अगर आप, जब हमारे प्रेशर आता है दिमाग में क्या करना है, आपका मुसीबत आता है, तो आप उसको मुसीबत को एक चैलेंज, एक अपॉर्चुनिटी देखो, उसमें कहाँ आप है। तो ये एक थी। उसके बाद जब ग्रेजुएशन होने का बाद अहमदाबाद में मैंने 1 साल और एक
ऑनेस्टी कैसा होता है, ये एक कहानी है। और उसमें ये था कि अपॉइंटमेंट जब हम लोग को इंटर्नशिप हुआ, तब से सबसे हम लोग वहाँ में एक कैटेगरी होता था, इंटेलिजेंट, एवरेज, बिलो एवरेज। मैं बिलो एवरेज में आता था। प्लेसमेंट का जब हुआ तो हम लोग को एक दूसरे को बहुत कंसर्न है कि इसका प्लेसमेंट होने का, जो हम लोग बिलो एवरेज वाला स्टूडेंट है उसका प्लेसमेंट होना थोड़ा इम्पॉसिबल था। तो हमारा कैप्टन ये सलाप मित्तल बोल के एक क्लास कैप्टन था, ये डिसाइड किया कि हम लोग को पूरा प्लेसमेंट होना चाहिए बिफोर डिपार्चर। तो उनको मेरा ज़्यादा बहुत कंसर्न था क्योंकि मैं बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था। तो लेकिन जब एक सबकी ख्वाहिश, पहले आने से पहले कौन कंपनी, कौन एनजीओ, बड़ा बड़ा रिप्यूटेड एनजीओ हमको इंटरव्यू लेने आ रहा है, तो उसको पहले से लिखा रहता है बोर्ड में। तो एक आनंदी बोल के एक एनजीओ है, उस एनजीओ में सब सपना देखते हैं कि उस एनजीओ में प्लेसमेंट मिले। लेकिन जब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो सब लोग सरप्राइज हो गया कि ये बिलो एवरेज वाला कैसा इसको प्लेसमेंट मिल गया। तो कुछ कुछ प्लेसमेंट, कुछ कुछ स्पेशली एनजीओ सेक्टर में ये लोग ये नहीं देखते कि आप कितना ग्रेड मार्क पास करके आए हैं, वो देखते हैं कि आप कितना कमिटेड है, आप कितना दिल से काम करते हैं ना। हम लोग जो सेमी ऑर्फन है, जो ऑर्फनेज है, मेरे और दो लाइक माइंडेड फ्रेंड था, तो हम लोग 3-4 लड़की थे जो स्पाइंस्टर ग्रुप थे। तो हमने कहा कि हम बच्चे पलना चाहते हैं जो अनाथ है या मतलब हाफ अनाथ है, जिसका पेरेंट्स एक है एक नहीं है, ऐसा को। तो हमने ऐसा शुरू किया। हमारे एक पिताजी का एक छोटा सा दिया हुआ एक लैंड है, तो उसमें शुरू किया। तो ऐसा भी थे कि जिसका पेरेंट्स, एक तो कहानी ऐसा था कि पेरेंट्स नहीं थे, उसका ग्रैंडफादर, माँ नहीं था, माँ दोनों दारू पीने का वजह से माँ जल के कुछ हो गया था, ऐसा कुछ कहानी है। तो पिताजी प्योरा था, बहुत दारू का प्योरा, और उसका माँ था यानी कि उसका ग्रैनी था। तो उसका बच्चा को हमने रखा था हमारे आश्रम में। तो जब दारू पीते हैं तो हमें बहुत गाली दाली दे के, ये पालतू औरत, हम अपना बच्चा तो है नहीं, मेरे बच्चा को छीन के ले जाता, मैं ले जा रहा हूँ, शाम को किसके ले जाता। और हमारे इतना अटैचमेंट हो गया था उस बच्चा, सब बच्चा से, तो उस बच्चा से ज़्यादा अटैचमेंट हो गए थे। हम रो पड़ते थे, मतलब मत ले जाओ उसको, ऐसा। तो वो ले जाता है, तो सब लोग हमको दूसरा बच्चा लोग मनाते आने हैं। इसलिए अभी बड़ा बड़ा हो गया, अभी भी वो लोग आने बुलाते हैं। तो बोलते हैं कि आने आप, मतलब हम लोग है ना, उसका नाम यानी था, यानी को ले गया तो क्या हुआ, हम लोग है ना, तो यानी तो आ ही जाएगा। तो जब वो ले जाते थे, फिर जब उसका नशा उतर जाता है उसका पिताजी का, प्योरा का, और सुबह हमको ओ नीचे से, नदी का नीचे से चिल्लाएगा, ओ मैडम आप क्यों नाराज़ है, हम यानी को ले जाओ, आपका बच्चा है ये, हम तूड़ी बोला, ये दारू ने बोला है। तो ऐसा ऐसा करके कई कहानी है, मतलब हमने माँ भी बन के देखा। और एक बच्चा, जब हम कॉलेज पास ईयर में थे, एक बच्चा एडप नहीं, वो कहीं हो रहा था, पेक रहा था, तो उसको मैंने लिया। तो गांव में हम उस बच्चा को, जब हमको एक क्लास एग्ज़ाम देना था फर्स्ट ईयर का, तो रात को बच्चा को पाल के हम सुबह एग्ज़ाम नहीं दे पाए, क्लास नहीं जा पाने से क्लास में वार्निंग देते थे। तो हम मेरा गांव में ले गया माँ और मेरा भाभी लोग को पालने के लिए। तो उसमें तो गांव लोग सब, मेरा आमने सामने तो नहीं बोला, लेकिन ऐसा सब लोग बोलते हैं कि अपना बच्चा पैदा करके ये ऐसा बहाना कर रहा है कि उसने ये किया। तो कुछ कुछ इमोशन, मदर होने का इमोशन मैंने उसमें फील किया कि लोग के इमोशन, लोग का बदनामी से आप परवाह नहीं करते। जब आपको उससे इमोशनली कनेक्ट होता है तो हमको अच्छा लगता था। हमको उल्टा हम ये भी यही चाहते हैं कि लोग ये ना बोले कि ये एडॉप्टेड बच्चा है, ये बोले कि वो मेरा पैदा किया है। तो बाद में ऐसा हो गया, 5.5 ईयर के बाद मेरा भैया भाभी लोग उसको पालने का बाद जब असलियत पता चल गया, तो दूसरा पेरेंट्स लोग लेने आया। तो जो पीछे बोलता था कि ये खुद पैदा करके गलत काम करके इसने बच्चा ऐसा किया है, ऐसा बोल रहा है कि एडॉप्टेड है, तब वो लोग हमसे माफ़ी मांगा। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ है, कभी कभी बोलता है कर्मा, मरने का बाद ये मतलब कर्मा यही होता है मेरा हिसाब से, मुझे जैसा जैसा लाइफ में ये मिला। तो उसके बाद जब ये सब पहले वाला कहानी है, जब सोसाइटी एनजीओ चलाना जब शुरू किया है तो बहुत ऐसा चल रहा था। फिर हमने देखा है कि गांव-गांव में घूम के औरत लोग को ये करना, फिर वो आश्रम भी बंद हो गए क्योंकि हमारे गांव यहाँ में इतना कुछ चैलेंजेस है अजीब तरह के। तो हमने वो पालन पोषण वाला पार्ट छोड़ दिए, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, ये बनाया। फिर उसके बाद ये चैलेंज एक आया कि अच्छा चल रहा था। हमने अरुणाचल में जैसा एग्रीकल्चर बेस ये है, तो हमने लाइवलीहुड के ऊपर काम किया। तो प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद बहुत बच्चे लोग अनएम्प्लॉयड लोग जुड़ गए। हम
जुड़ गए तो तब क्या हो गया, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, लकीली नॉट ओनली वन ट्वाइस। उसके बाद रुक सा गया। फिर भी उसमें भी एक जब इसलिए भगवान जब आपको चैलेंजेस लाइफ में कुछ देता है तो भगवान का कुछ अपना हिडन एक मैसेज होता है। तो हमको ऐसा लगा है कि मेरा दो बार एक्सीडेंट होना, फिर उठ के बहुत नीचे गिर जाना, ये सब मुझे ऐसा लगा कि ये एक मैसेज है कि आप उस समय आप अपना आपको कितना हिडन मैसेज क्या है, आप उसको ये करो। तो मैं ज़िंदगी से ऐसा भाग रहा था, मतलब जब जवान होते तो ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ सोसाइटी के लिए करेंगे ये, लेकिन जैसा जैसा उम्र ढलते हैं तो उसमें लोगों के कोऑपरेशन, स्पेशली गवर्नमेंट का ऐसा एटमॉस्फेयर है हमारे अरुणाचल में। जैसा मैंने पहले से कहा था कि यहाँ कंसेप्ट, मेरे पेरेंट्स को जब आदमी लोग पूछते हैं तो आपके बेटियाँ क्या करता है, उसका बेटी तो सेटल हो गई, इतना गाड़ी खरीदा, इतना बंगला बनाया, आपका बेटी क्या कर रहा है। तो मेरे पेरेंट्स हमको पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपका जो प्रोफेशन है क्या प्रोफेशन है। मैंने कहा ये एनजीओ है। तो सोसाइटी है, तो वो लोग इससे वाकिफ़ नहीं था। जब भी कोई रिलेटिव को बताने से एनजीओ चला, ऐसा अच्छा एनजीओ तो चलाता है, ऐसा उसके बाद आप क्या करते हो, मतलब वो उसको एज ए कैरियर नहीं, उस नज़र से नहीं देखते हैं लोग, इसको एज ए मतलब टाइम बिंग जैसा यहाँ में चल रहा है। लोग ऐसा अगर आपको कोई प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लेना हो या कोई स्कीम को हासिल करना हो, आप फटाफट एनजीओ बना लेते हैं या ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, फिर आप लेते हैं ऐसा। तब मुझे यहाँ लेके पता चला है ऐसा होता है। लेकिन जो नज़रिया मैंने, जो सिनेरियो गुजरात में देखे हैं वहाँ में लोग एनजीओ का अपना ऐसा संगता है कि वो गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस में नहीं आता, उसके अपना एक वो हिस्सा से। तो ये थी, तो हाँ ये बता रही थी कि रुक सा गया था मेरा एज ए सोशल जर्नी, मेरा पर्सनल एक्सीडेंट होने का वजह से। लेकिन इसमें एक मैसेज ये था, हिडन मैसेज ये था कि आदमी जितना भी दुनिया में आप यो भी कर लो, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा मेरा ये पास में तो एक्सीडेंट में मैं नहीं समझा, तो उसमें उम्र भी चलो ये था। अभी उम्र के साथ, उम्र ढलने के साथ ये भी एक जब दोबारा एक्सीडेंट हुआ तो 3.5 ईयर बेड रेस्ट में ये कनेक्ट हुआ कि लाइफ में जितना भी आप एट द एंड में क्या है, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है। तो ये एक मैसेज मिला है। और यूथ लोग को स्पेशली, हमारे यूथ लोग जब हम लोग हुआ करता था, जब एज ए सोशल एक्टिविस्ट, अगर एज ए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, हम पैसा के पीछे नहीं भागते थे। ये नहीं कि आपको पैसा पीछे नहीं भागना है, लेकिन हम लोग पैसा को इतना प्रायोरिटी नहीं देते थे। तो हमें कोई बोल के फ़ोन करेगा आपको दिल्ली जाना है, आपको ये अरेंज करना है, हम अपने पैसे से दिल्ली जाते थे, हम अपने पैसे से चेयर टेबल अरेंज कर देते, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी काम, अगर कोई सोशल कॉज के लिए काम। लेकिन आज का यूथ को अगर हम ये भी बोले ना, आप थोड़ा डी सेक्टर, मतलब मेरा सब जस्ट 2 किलोमीटर उससे ये करो, तो वो बोलते हैं इतना पैसा लगेगा, हम उससे जाएंगे। तो मतलब बहुत शॉर्ट साइटेड है हमारे आज का यंग जनरेशन का यूथ। हाँ हो सकता है ऑफकोर्स सोसाइटी में डेवलपमेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो लोग भी चेंज हो रहा है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि मुझे ऐसा लगता है आज का हो, कल का हो, और आने वाला जितना भी जनरेशन थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, लेकिन जो सेंटर है सेम रहेगा। पैसा अचीवमेंट एक बाय प्रोडक्ट है हमारे सोसाइटी में। एक हम लोग को ऐसा जनरली ऐसा दिखता है, आप सोशल स्टेटस दिखता है तो देखता है कि आप कितना गाड़ी, कितना बंगला बनाया, ये देखता है। हाँ बहुत कम लोग है। जय मैडम, आप लोग को बहुत ग्रेटफुल इस आप लोग का टीम को कि हम जैसे को तो अपना लोग ही भूल जाते हैं, अपने फैमिली भी उसका सुनते हैं जो सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल इन द सेंस उनका टर्म्स में, उनका डिफिनेशन में जो सक्सेसफुल है, गाड़ी पकड़ना है, बैंक बैलेंस होना है, बंगला होना है, और ऑफ कोर्स उसके मेरे उम्र में तो सब लोग का बच्चा का एकदम वो होना है। तो मैडम लोग को ऐसा दुनिया चलो 90 लोग है, लेकिन 1% लोग, 2% लोग ऐसा लोग भी है, आप लोग जैसा टीम लोग है। बहुत आभारी हूँ कि हमारे जैसे आवाज़ को भी बीच बीच में सोसाइटी को सुनाते हैं। नोटिस लेवल में मेरा कई पेपर छपते हैं, तो मेरे ऐसा एरिया ऐसा है कि मैं बाहर में लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि आपका मैगज़ीन छपा है, ये छपा है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं, हमें कोई ऐसा मेरे रिकॉग्नाइजेशन देता है या मेरे वॉइस को सुनता है तो ऐसा लगता है कि हम एक लाइबिलिटी है। तो उनके तरह वो हमसे जो उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, तो उसको हम
और सोसाइटी को और हम जो आप आशा रखा है उसे हम और बेहतर तरीक़ा से निभाएँ। और अक्सर ये भी सोचते हैं अगर वो हमें मोटिवेट करता है तो हम भी क्या कर सकते हैं उनके लिए, अक्सर मेरे दिमाग में ये रहता है। और आपको टीम को बहुत-बहुत बधाई। हम इस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक नेचुरिमा बोल के, एक नेचुरोमा मतलब अरोमा ऑफ नेचर्स, नेचर्स अरोमा मतलब नेचर का खुशबू। तो हम अपने ही जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी को ही हम थोड़ा प्रोडक्ट बना है और उसी को ही हम बाहर में बेचें। तो बहुत लोगों को मैंने चाय के बहाना सबको बोला, अपना व्यू शेयर किया, क्यों हम ऐसा करने से कैसा रहेगा। तो सब लोग कोई बोलते हैं हम तो कर लेंगे। तो ये बड़ा कंपनी हाईली बहुत खूबसूरत पैकेजिंग में आता है, नो डाउट हमारा अंदर से हमारा प्रोडक्ट उन लोग से बेहतर है, ऑर्गेनिक है। पर लोग तो जो देखते हैं वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है बोलते हैं। तो उनका तो इतना खूबसूरत पैकिंग है, हमारा तो हम तो ऐसा करने के लिए हमें बहुत ह्यूज पैसा चाहिए, तो हमारे पास नहीं है। तो हमने कहा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, लोग का मेंटालिटी चेंज हो रहा है कि लोग ऑर्गेनिक को प्लास्टिक फॉर्म में देखना नहीं चाहते और ग्लोजी फॉर्म में एकदम सेक्सी लुक्स में देखना नहीं चाहते। वो लोग एक क्लासिक और ऐसा लुक्स में देखना नहीं चाहता। ऑर्गेनिक है तो आप पत्ता में रैप कर दीजिए। इंडोनेशिया में देखिए, वहाँ में देखिए बहुत सुंदर से पत्ता को ही रैप करते हैं, प्लास्टिक को आप इको फ्रेंडली वाला बनाइए। मेरा ये मानना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका टैलेंट खुद के बड़ा है, कुछ ना कुछ है। क्योंकि कोई इंसान जीरो नॉलेज और जीरो टैलेंट तो होता नहीं, कुछ ना कुछ है, उसको हम आइडेंटिफाई करना है और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो मैं इस एक्शन एस के माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से ये कहूँगी कि जो भी अगर हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका भी कोई इनोवेटिव आइडिया होगा या कॉन्सेप्ट होगा या आप अकेला नहीं कर सक रहा होगा, तो आप हमसे जुड़िए और हमारे और आपके मिल के बनाएगा। और हमारे कुछ प्रोडक्ट है जो अरुणाचल में बनते हैं और अरुणाचल में पैकिंग करते हैं। आप लोग का द्वारा से हम और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।